फर्स्ट ईयर के बच्चों को आप लोग को सिलेबस पता चल गया होगा। और सिलेबस में मैं बताया था कि मैं पहला बुक स्टार्ट करूंगा जिसका नाम है हॉर्नबिल। तो आप लोग आशा है कि सभी बच्चे अपना बुक खरीद लिए होंगे। तो हॉर्नबिल में पहला जो चैप्टर है जिसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, मतलब एक महिला का चित्र, और इसके जो लेखक हैं जिनका नाम है खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह का देहांत हाल में ही 3-4 साल पहले हुआ है। ये पंजाब के रहने वाले थे और ये हिंदुस्तान नामक न्यूज़पेपर जो हिंदी में आती थी उसमें लिखा करते थे। तो उन्हीं की अपनी एक आत्मकथा कहिए इस चैप्टर में वर्णित है। यानी कि खुशवंत सिंह की जो दादी माँ हैं उसके बारे में और खुशवंत सिंह के जो रिश्ते हैं अपने दादी से, उसके बारे में इस चैप्टर में वर्णित किया गया है। तो चैप्टर का जैसा नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, तो पोर्ट्रेट मतलब चित्र, लेडी मतलब महिला। तो किसका चित्र है इस चैप्टर में? तो दादी माँ का चित्र है। महिला का चित्र मतलब दादी माँ का चित्र है। तो आइए हम लोग कहानी के माध्यम से देखते हैं क्या इसका दादी माँ से इनका रिश्ता है। कहानी इस प्रकार से है कि जब लेखक साहब छोटे थे, यानी कि 2-3 में पढ़ रहे थे, उस समय इनके जो माता पिता हैं वह शहर चले गए नौकरी के तलाश में, दोनों माता पिता, और अपने बेटे यानी खुशवंत सिंह को गांव में ही छोड़ दिए दादी जी के पास। और यह सोच के गए लोग, इनके माता पिता, कि वहाँ एक अच्छा नौकरी मिल जाएगी तो हम लोग एक घर खरीद लेंगे, तो इन दोनों को फिर जो है शहर बुला लेंगे, शहर ले जाएंगे। और यही सोच करके इनके माता और पिता दोनों शहर चले गए। अब लेखक साहब दादी जी के साथ गांव में रहने लगे। इनकी जो दादी माँ थी वह बूढ़ी तो थी ही, लेकिन बूढ़ी होने के बावजूद बहुत सुंदर दिखती थी। वह गोरी थी, उनका बाल सफ़ेद था, टोटल सफ़ेद वस्त्र पहनती थी, थोड़ा मोटी थी, तो थोड़ा चल पाने में उनको दिक्कत होता था। इसलिए वह एक हाथ चलते समय अपने कमर में रखती थी और दूसरे हाथ में माला फेरती थी। माला आप लोग जानते होंगे, रुद्राक्ष का माला ऐसे लोग महिलाएं बुजुर्ग लोग फेरते हैं, राम राम भजन करते हैं। तो वो माला फेरती थी और मुंह में उनका भजन हमेशा जो है चलता रहता था। आवाज़ नहीं निकलता था मुंह से, लेकिन भजन मुंह से हमेशा चलता रहता था। तो दादी माँ का इस प्रकार से रूप आकार था कि एक तो गोरी थी, सफ़ेद उनका बाल था, सफ़ेद उन साड़ी पहनती थी, तो इतनी सुंदर दिखती थी जैसे कि मानो हिमालय पर्वत पर जो है बर्फ ढका हो, इतना सुंदर दिखती थी। दादाजी का फोटो जो है वह फायर प्लेस, ये बच्चे जानते होंगे फायर प्लेस होता है जहाँ पर ठंडे इलाके में, खास करके हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड इलाके में खासकर क्या होता है कि लोग घर में ही अंगीठी जलाते हैं, और वो अंगीठी माने जो आग जलता है उसका जो धुआं है उसका चिमनी बाहर करते हैं। तो उसी जगह पर दादाजी का फोटो टंगा हुआ था। तो दादाजी का फोटो देख के नहीं लगता था कि दादी जी उन्हीं की पत्नी है, क्योंकि दादाजी बहुत ज़्यादा बूढ़े लगते थे, उनकी दाढ़ियाँ बड़ी बड़ी थी, लेकिन दादी जी बहुत सुंदर दिखती थी। लेखक कहते हैं कि दादी जी जब वृद्धावस्था में इतना सुंदर दिखती हैं तो युवावस्था में कितनी सुंदर दिखती होंगी। दादी जी का रूटीन रहता था कि वह प्रत्येक सुबह सूरज उगने से पहले जाग जाती थी
और नहा धोआ कर फ्रेश होकर के और प्रत्येक सुबह उनका रूटीन होता था कि वह भजन, और वह भजन इतने जोर जोर से गाती थी सुबह सुबह कि वह चाहती थी कि मेरे भजन सुन करके वो बच्चा जो है खुशवंत सिंह वह न सिर्फ जाग जाए बल्कि इस भजन को याद भी कर ले। लेकिन खुशवंत सिंह जाग तो जाते थे, लेकिन अभी तक वो इस भजन को याद नहीं किए थे। बच्चा जब जाग जाता था तो दादी माँ जो है उनको नहवाती थी, धोवाती थी, उनको स्कूल के लिए तैयार करती थी, और बैग वो सब उनका जो बैग नहीं, झोला कहिए, झोला में सब किताब स्लेट वगैरह रख देती थी। और रात का बासी रोटी, रात का जो रोटी है पकाया हुआ वही रखती थी, और सुबह सुबह उसमें मक्खन लगा देती थी, और मक्खन में जो है रोटी के ऊपर मक्खन लगा के चीनी जो है उसके ऊपर छेड़ देती थी, और वही बच्चे को भी खाने देती थी और खुद भी खाती थी, और एक दो रोटी और बचा भी लेती थी, और वह रोटी आंचल में बांध लेती थी। और उसके बाद बच्चे के साथ ही, गांव में ही स्कूल था, बच्चे के साथ स्कूल जाती थी, ताला घर में ताला बंद कर देती थी और बच्चे के साथ स्कूल जाती थी गांव में। तो गांव का जो स्कूल था वो गांव के मंदिर के बगल में था, और मंदिर का पुजारी ही स्कूल का शिक्षक था। तो चूंकि स्कूल के बगल में मंदिर था, मगर मंदिर के बगल में स्कूल था, तो पुजारी क्या करता था, चूंकि वही शिक्षक भी था, तो अपने सारे बच्चों को मंदिर में ही बुला लेता था और मंदिर के आंगन में ही बैठा देता था, और सबको पढ़ाता था। इधर पढ़ाता भी था, उधर पूजा पाठ भी, जैसे माने कोई आगे पूजा कराने के लिए पूजा भी करवा रहा है, जब पढ़ा भी रहा है, जब फ्री हुआ तो पढ़ा भी रहा है, लेकिन दोनों काम वो कर देता था। और इस दौरान दादी माँ क्या करती थी, तो मंदिर के अंदर रामायण गीता रखा होता था तो उसको जाके पढ़ती थी, क्योंकि दादी माँ अनपढ़ नहीं थी। जब क्लास ख़त्म हो जाता था, पढ़ाई मैंने स्कूल ख़त्म हो जाती थी, तब दोनों दादी और पोता फिर जो है घर की ओर लौटते थे। तो जैसे ही मंदिर के गेट के पास आते थे तो कुत्ते लोगों का, गांव के कुत्ते लोगों का जो है टाइम हो जाता था। सारे कुत्ते लोग जो है गांव के कुत्ते लोग मंदिर के गेट के पास आकर के खड़ा हो जाते थे। तो दादी माँ समझ जाती थी कि इन लोगों का समय हो गया है, तो आंचल से जो रोटी वो बांध के लाती थी वही रोटी निकालती थी और उसको टुकड़े टुकड़े में बांटते 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 और सभी कुत्तों को देते देते घर पहुंचती थी। कुत्ते लोगों का एक समय मतलब होता है कि जैसे जो एग्जैक्ट जो टाइम है, जिस टाइम पर उसको अगर आप भोजन दीजिएगा, कुत्ते लोगों का एक नेचर है। आप जैसे मान के चलिए कि रात में अगर उसको 9 बजे को रोटी दे रहे हैं, 3-4 दिन दीजिए, 5वां दिन देखिएगा कि आप 9 बजे एग्जैक्ट वो वहाँ पर आपके गेट के पास रहेगा। तो ऐसा दादी जी का भी रूटीन था और गाँव के कुत्ते लोगों का भी रूटीन था। तो ये जो है दादी जी का ऐसा गांव में रूटीन होता था, यही सिलसिला चल रहा था। उधर क्या हुआ कि इनके लेखक के माता पिता को अच्छा नौकरी लग गई और वो लोग एक घर भी खरीद लिए शहर में, और दादी और पोता दोनों को भी जो है शहर बुला लिए। ये लोग शहर चले गए। तो शहर में इन दोनों को, शहर का जो घर था उसमें इन दोनों को एक कमरा दे दिया गया। और दादी जी का जो रूटीन है तो एकदम गांव जैसा ही रहा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं। सुबह उठती थी उसी प्रकार से, नहा धो के भजन करती थी, वीडियो से भजन गाती थी, और बच्चा जाग जाता था वो खुशवंत सिंह, तो उसको जो है कि वो नहवाती धोवाती थी, तैयार करती थी। और खुशवंत सिंह की जो माँ थी वो नाश्ता तैयार करती थी, फिर जो है कि उसका टिफ़िन बैग वो सब तैयार करके दादी माँ, और बाहर जहाँ उनका घर था शहर में, घर के बाहर रोड था, रोड पर ही बस आती थी स्कूल जाने के लिए। तो
दादी माँ क्या करती थी, बैग उग लेकर के बच्चा को बस तक मतलब रोड तक पहुँचा देती थी। बस आते ही बच्चा चला जाता था, फिर दादी माँ वहाँ से घर आती थी। तो अब चूँकि गांव का स्कूल था तो उन गांव में था, चल जाती थी साथ में। अभी शहर का स्कूल है और इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो यहाँ नहीं जाती थी, घर लौट जाती थी। अब वहाँ तो कुत्ता था गांव में, अब यहाँ कुत्ता है भी तो कहाँ ढूंढेगी, और क्या शहर में कुत्ता मुश्किल था पाना। तो क्या करती थी कि दोपहर जब वहाँ से लौटती थी तो एक दो गौरैया पक्षी आंगन में बैठा करते थे। तो रोटी जो नाश्ता में बना हुआ होता था तो एक दो रोटी निकाल करके किचन से ला करके और उन्हीं को जो है गौरैया पक्षी को डाला करती थी। तो इससे से डेढ़ जो करती थी तो क्या होता था कि मैंने 2-4 पक्षी जो बैठते थे उसकी संख्या बढ़ने लगी, और बढ़ते बढ़ते क्या होगी 100-150 संख्या में पक्षी आने लगे आंगन में। और इस तरह से घुल मिल गए दादी माँ से कि दादी माँ बीच में बैठती थी, सारे पक्षी जो है गौरैया पक्षी उसके अगल बगल बैठते थे, और सबको छील दी तो बस खाते थे सब। और दादी माँ डांटती भी थी, अगर कोई पक्षी झगड़ा कर रहे हैं रोटी के लिए तो तुम्हारा उधर दिया गया, तुमको उधर दिया गया। कोई दादी माँ के कंधे पर बैठ जाते थे, कोई दादी माँ के माथे पर बैठ जाते थे। इस प्रकार से पक्षियाँ लोग उन्हें दादी माँ से घुल मिल गए थे। तब जब लेखक साहब यानी कि खुशवंत सिंह जब स्कूल से लौटते थे आते थे तो दादी माँ को एक जिज्ञासा होता था कि शहर के स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है। तो पूछा करती थी अपने पोते से कि आज तुमने क्या पढ़ा। तो बच्चा बोलता था कि आज हमको पढ़ाया गया आर्किमिडीज का सिद्धांत पढ़ाया गया, आज न्यूटन का सिद्धांत पढ़ाया गया है, तो आज पृथ्वी गोल है ऐसा पढ़ाया गया है। तो दादी माँ को थोड़ा ख़राब लगता था कि ये सब क्या पढ़ाया जा रहा है स्कूल में। अरे रामायण राम जी का पढ़ाया जाता है कि भगवान राम किस प्रकार से अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास चले गए, तो किस प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वह गीता का उपदेश दिए। ये सब चीज़ पढ़ाया जाता है दादी माँ के अनुसार। ये पृथ्वी गोल है न्यूटन का सिद्धांत, ये दादी माँ को अच्छा नहीं लगता था कि ये सब पढ़ाया जा रहा। लेकिन क्या करेगी, वो लाचार थी, बूढ़ी थी। एक दिन बच्चा आया दौड़ते दौड़ते स्कूल से, बोला दादी माँ आज जो है हमारे स्कूल में संगीत सिखाया गया। तो दादी माँ सुन के खुश नहीं हुई, क्योंकि दादी माँ के अनुसार गाना वाना नाचना वाना जो है ये छोटे निम्न वर्ग के लोगों के लिए सटीक है, या ऊंचे लोगों के लिए ठीक नहीं है। जैसे कि आप लोग देखे होंगे ट्रेन में गाना लगा कर लोग भीख मांगता है, तो ये सब भीख मंगोलों के लिए है, ये सब गाना वाना अच्छा लोगों के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी दादी माँ कुछ नहीं कर सकती थी। ये सब पढ़ाई जो शहर में हो रहा था उससे वह दुखी थी, लेकिन कुछ कर नहीं सकती थी। इससे जो है उनका रूटीन होता था, शाम के समय वो क्या करती थी कि वही भजन कीर्तन करती थी। लेकिन जब भजन कीर्तन नहीं भी कर रही है और कोई दूसरा काम भी कर रही तो उनका जो होंठ जो है हमेशा हिलता रहता, अर्थात तो मन मन में हमेशा भजन भी करते रहती थी। इस तरह से लेखक साहब मैट्रिक पास कर गया, और जब उनका मैट्रिक पास कर गया वो कॉलेज में जाने लगे। तो कॉलेज में किताबें मोटी मोटी आने लगी, पढ़ाई थोड़ा बढ़ गया, तो उनका कमरा जो है अलग कर दिया गया। दादी माँ का कमरा अलग, पोता का कमरा अलग। तो देखिएगा बच्चों की गांव में होता क्या है, गांव में आके हर एक सब जगह पे यही होता है कि अगर किसी बूढ़े बुजुर्ग का कमरा अलग कर दीजिएगा तो उसको तो फीलिंग आ जाता है कि अब हम बूढ़ा हो गए इसीलिए हमको अलग कर दिया। लेकिन दादी माँ में कोई फीलिंग नहीं आया। कमरा अलग हो जाने के बाद भी अपने पोते से वही प्रेम करती थी जो प्रेम कभी वह अपने पोते से गांव में करती थी और यहाँ भी करती थी, और कोई फर्क नहीं पड़ा उनके भावना में। अब लेखक साहब जो हैं वह ग्रेजुएशन भी कर लिए। अब ग्रेजुएशन कर लिए तो इनके पिताजी का इच्छा हुआ कि मेरा बेटा विदेश में पढ़े, तो ये विदेश अपने बेटे को भेजने के लिए यानी खुशवंत सिंह के पिताजी
खुशवंत सिंह को जो है विदेश भेजने के लिए सारा व्यवस्था किए। तो देखिए कि जब घर का बेटा जो है कहीं दूर पढ़ने जा रहा है तो माँ जो होती हैं, चाहे दादी माँ होती है, थोड़ा सा उनको ख़राब लगता है कि कहाँ मेरा बेटा जाएगा, क्या खाएगा, कहाँ रहेगा, कोई मार ना दे, कोई कुछ बोल ना दे, इस टाइप का फीलिंग होता है। तो माँ में, खुशवंत सिंह के माँ में तो ये फीलिंग आ गया कि हाँ मेरा बेटा इतना दूर कहाँ जाएगा, क्या पढ़ेगा, कहाँ पढ़ेगा। लेकिन दादी माँ में कोई फीलिंग नहीं, बल्कि उनको और खुशी है कि मेरा पोता जो है विदेश पढ़ने जा रहा है। और आप लोग भी गौर किए होंगे बच्चों की, जब आप कहीं जाते हैं, अभी जैसे अभी तो लॉकडाउन हो गया तो हजारीबाग तो अपने अभी आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन अगर आप मैट्रिक दे करके अगर हजारीबाग आते तो एकदम निश्चित रूप से आपकी माँ जो है वो थोड़ा सा परेशान होती है कि मेरा बेटा कहाँ जा रहा है हजारीबाग, कभी बाहर रहा नहीं है, कभी जो अपने बना के खाया नहीं है ना। और गाँव में जो पहले से जो हजारीबाग में पढ़ रहे हैं, जो 12 में या फिर ग्रेजुएशन में, उसके घर बार बार जाती कि देखिए मेरा बेटा आपके साथ जा रहा है, थोड़ा सा आप देखिएगा ऐसे ऐसे। तो माँ में, खुशवंत सिंह के माँ में ऐसा फीलिंग आया, लेकिन दादी माँ में ऐसा फीलिंग नहीं आया। उनको खुशी था कि उनका पोता विदेश पढ़ने जा रहा है। और वह जो है अपने पोते को छोड़ने के लिए स्टेशन तक भी आई। तो स्टेशन जब आई तो रेलवे स्टेशन से कुछ दूर जाना था इनको, मैंने ट्रेन पकड़ करके कुछ दूर जाना था एयरपोर्ट तक, फिर एयरपोर्ट से हवाई जहाज से वो फिर विदेश जाते। तो रेलवे स्टेशन में जब वो छोड़ने आई तो ट्रेन पर बैठे लेखक साहब, खुशवंत जी थे, वो लेखक हैं चैप्टर के। ट्रेन पर बैठे और ट्रेन खुलने ही वाला था तो उनको मन में दादी माँ को देख करके मन में फीलिंग आया लेखक साहब को। तुरंत उतर गए वो ट्रेन से, और उतर के दादी माँ के गला पकड़ लिए। यह सोच के पकड़ लिए कि दादी माँ तो बूढ़ी हो गई हैं और हम 5 साल के बाद अब लौटेंगे, तो दादी माँ को हम छू पाएंगे कि नहीं। तो इसीलिए उनके मन में एक भावना है और दादी माँ से गला मिलने लगे। तो जब गला मिल रहे थे तो लेखक साहब का कान दादी माँ के मुंह के सामने हो गया। जैसे आप किसी गला मिलते हैं तो आप कान जो है मुंह के सामने हो गया। तो सुने वो कि दादी माँ अभी भी भजन गा रही है। उसके बाद ट्रेन सीटी बजाया, लेखक साहब फिर ट्रेन पर बैठ गए और दादी माँ को देखते 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 वह जो है ट्रेन से चले गए। 5 साल के बाद जब लेखक लौटे तो दादी माँ को उसी स्टेशन पर उसी जगह खड़ा पाए। तो क्या बच्चों, वो लोग माने दादी माँ क्या 5 साल वहीं खड़ी थी? नहीं, वो फिर से रिसीव करने आई थी अपने पोते को। लेखक साहब दादी माँ को देख के एकदम आश्चर्यचकित हो गए कि एकदम जैसे जब से वो संभाले थे लेखक साहब और जैसा देख रहे थे दादी माँ को, आज भी दादी माँ वैसा ही थी। माने जैसे मानो कि उनका उम्र 18 सा गया हो, वो और भी सुंदर दिख रही थी, बूढ़ी होने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेखक साहब उतरे ट्रेन से, फिर जाके गले मिले तो फिर उनका जो है कि कान जो है मुंह के सामने पड़ गया, दादी माँ के मुंह के सामने। तो सुने लेखक साहब कि उनका भजन जो है चल रहा है। उसके बाद फिर सब लोग गए घर। तो घर गए तो देखिएगा होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई बहुत दिन के बाद आया है घर में, तो आप लोग किसी को मन करता है कि आज ये काम नहीं करेंगे, आज थोड़ा सा बहुत दिन के बाद आए तो मिल बैठ के से बात कर लेते हैं। लेकिन दादी माँ में ऐसा नहीं है, कोई आवे चाहे कोई जाए, उनका जो रूटीन है वो अपना रूटीन को फॉलो करेंगे। तो वह जो है सुबह मैंने सुबह से शाम तक, दोपहर तक उसका जो रूटीन है वो सेम है। मैंने खुशवंत सिंह यहाँ पर आ भी गए तो भी दादी माँ का जो रूटीन था कि सुबह उठ करके भजन कीर्तन करना, दोपहर में गौरिया पक्षी को खिलाना, अच्छा गौरिया पक्षी खिलाने के बाद चरखा भी काटती थी, उसके बाद शाम को भजन कीर्तन करना, फिर खाना पीना, सो जाना। मतलब उनका रूटीन था, वो रूटीन जो है
खुशवंत सिंह के आने के बाद भी वही रूटीन रहा, कोई चेंज नहीं हुआ था। खुशवंत सिंह भी देखे कि 5 साल तक में कोई रूटीन में चेंज नहीं था दादी माँ के रूटीन में। हाँ, एक हल्का सा चेंजिंग आया था। क्या था कि शाम के समय में जहाँ पहले वो भजन कीर्तन करती थी, अब वो क्या करती हैं कि मोहल्ले वाले का कुछ महिला, बुढ़िया महिला और कुछ और भी महिलाओं को इकट्ठा कर लेती हैं और कहीं से उनको ढोलक मिल गया है, वह ढोलक अपने बजाती हैं और बजा बजा करके भजन नहीं गाती हैं, बल्कि जब कोई सैनिक दूसरे देश को जीत करके जब घर लौटता है तो उसके स्वागत में विजय गीत गाया जाता है। तो उनकी जो दादी माँ है और कुछ महिलाएं मिल करके वही ढोलक बजा बजा करके वही विजय गीत को गाती हैं। यही लेखक पाए कि इसमें चेंजिंग आया है हल्का सा। तो लेखक को थोड़ा सा खराब लगा कि ढोलक क्यों बजाती है। तो दादी माँ को बोले लेखक साहब कि दादी माँ, आप जो करती हैं हमको कोई दिक्कत नहीं, ढोलक आप मत बजाइए, दूसरे महिला दे दीजिए, आप थक जाएंगे, बूढ़ी हो गई हैं, दूसरी महिला के दे दीजिए, दूसरी महिला बजाएगी, आप खाली भजन गाइए। लेकिन दादी माँ नहीं मानी, वो ढोलक बजाती थी। कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि दादी माँ बीमार पड़ गई, और बीमार पड़ गई तो डॉक्टर बुलाया गया। अब डॉक्टर बुलाया गया तो डॉक्टर चेक किया, बोला कि कोई ख़ास बात नहीं है, वो मौसम का बुखार है, वो ठीक हो जाएगा, दवा दे दिए। डॉक्टर के जाते ही दादी माँ सभी घर वालों को बुला लिए और बोले कि देखिए डॉक्टर कुछ भी कहे, मेरा अंतिम समय आ गया है, अब मैं बचूंगी नहीं। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि अंतिम समय बोल बतिया करके मैं समय को बर्बाद करूँ। मैं चाहती हूँ कि अंतिम समय में मैं भजन गाते गाते मैं मरूँ। तो इसीलिए हमको एक अलग कमरा दे दीजिए, इसमें हमको कोई डिस्टर्ब ना करे और मैं भजन गाते रहूँ। तो उनको एक अलग कमरा दे दिया गया। तो रात में दिया गया कमरा। सुबह जब हुआ तो सूर्य की रोशनी 8 बजा था, सूर्य की रोशनी खिड़की के माध्यम से दादी माँ के कमरे में पड़ रहा था और दादी माँ के चेहरे पर ही पड़ रहा था। 8 बजे के लगभग जो है दादी माँ का होंठ हिलना बंद हो गया और जो माला ऐसे फेंकती थी वैसे उनका हाथ ऐसे पसर गया और माला नीचे पलंग पर से नीचे ज़मीन पर गिर गया। सब लोग समझ गए कि दादी माँ नहीं रही। तो क्या किए कि डेड बॉडी को जो है कि उठा करके आंगन में रख दिए। जैसा कि रिवाज होता है कि डेड बॉडी को बिछावन पर नहीं रखा जाता है, उसको ज़मीन पर रखा जाता है। रख करके सब लोग अपना इन्वाइटेशन न्योता होता देने लगे कि दादी माँ नहीं रही, और सब अपना क्रियाक्रम में जुट गए। जब दोपहर का वक्त हुआ तो जब बच्चों दोपहर का वक्त हो गया तो सारे गौरैया पक्षी जो थी वह आई आंगन में और डेड बॉडी के चारों ओर जो है कि फैल करके बैठ गई। तो देखिए बच्चों कि अन्य दिन जब पक्षियाँ आती थी तो चाँ 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 बड़ा शोर करती थी। आज पक्षियाँ तो आई हैं लेकिन कोई शोर नहीं कर रही, सब शांत। उन लोगों को कैसे पता चल गया कि दादी माँ नहीं रही। अब लेखक की जो माँ थी वो सोची कि रोटी के लिए भी लगाई है, वो किचन गई और रोटी लाई और टुकड़ा टुकड़ा करके उन लोगों के चारों ओर छीड़ दी। तो पक्षी में देखिए कि किसी पक्षी ने एक भी रोटी के तरफ देखा तक नहीं हुआ। अन्य दिन सब रोटी के लिए झगड़ा करती थी लेकिन आज कोई नहीं देखा। उसके बाद सब कार्यक्रम होते होते शाम हो गया और जब तक अन्य दिन क्या होता था कि रोटी खत्म हो जाता था सब लोग उड़ जाते थे, लेकिन आज जब तक सब कार्यक्रम हो रहा है वो सब वहाँ पर है पक्षी लोग। उसके बाद शाम हो गया तो शाम के वक्त सूर्य का रोशनी माने डूबता हुआ सूर्य की रोशनी का जो है रोशनी आंगन में पड़ रहा था। दादी माँ जब मरी तो उगते हुए सूर्य की रोशनी का चेहरा पर उनके पड़ रहा था, लेकिन जब उनका डेड बॉडी को ले जाना था बाहर तो डूबते हुए सूर्य की रोशनी का आंगन में रोशनी पड़ रहा था।
तो जैसे ही लोग डेड बॉडी को उठा के, कंधे को उठा करके बाहर निकाले, वैसे ही जो है सारे पक्षी एक साथ अनंत आकाश में उड़ गए और उसके बाद फिर उस आंगन में कभी नहीं आए। जब दूसरे दिन जब हुआ तो घर का जो नौकर था वो सारा जो रोटी वोटी घर जो बिखरा हुआ था, फेंका हुआ था उन लोग पक्षियों के लिए, उसको झाड़ू बुहाड़ू करके वो फिर जो है कूड़ेदान में डाल दिया। तो इस तरह से बच्चों हम देखते हैं कि यह कहानी हमें बताता है कि पक्षियों का प्रेम जो है वो मानव प्रेम से कहीं अधिक है। प्रेम का कोई लैंग्वेज, कोई भाषा नहीं होता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पक्षी कैसे जान गए कि दादी माँ मर गई, कैसे जान, उसको वो लोग जो है कि एकदम शांत चुपचाप खड़े हैं। तो बच्चों, अगर कोई आपसे हल्ला करके आपको कहता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो समझिए कि वो गलत बोल रहा है। प्रेम तो चेहरे से झलकना चाहिए, उसका ना तो कोई भाषा है ना कोई परिभाषा है। देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ लव, देयर इज नो लैंग्वेज ऑफ लव। अब पक्षियों का प्रेम देखिए दादी माँ के प्रति, और एक कोई आपसे, आपके लिए छत पर, जैसे बहुत अभी आज का जो युवक लोग होता है ना, किसी ऊंचे स्थान पर देखिएगा कि कनारी पहाड़ पर जाकर के वहाँ लिखता है किसी प्रेम अपना प्रेमिका का नाम आई लव यू लिख करके अपना लिख देता है, ये वहाँ पर कनारी पहाड़ की ऊंचाई पर लिख देता है जाके, और वहाँ से चिल्लाता है आई लव यू बोल करके। तो समझिए कि वो गलत बोल रहा है, वो आपसे प्रेम नहीं करता है, क्योंकि जो प्रेम करेगा वो चिल्लाएगा नहीं, अरे, और किसी छत पर उसको जाने की जरूरत नहीं, कि कनारी पहाड़ पर जाने की जरूरत नहीं। तो ये चैप्टर ये बताता है कि जो हमारा पशु पक्षी है वह भी हमारे मित्र ही हैं। हमें अपने मानवता की तो रक्षा तो करनी ही है, लेकिन साथ ही साथ हमारे जो इर्द गिर्द हमारे पेड़ हैं, पौधे हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, उसकी भी रक्षा करनी है। ये चैप्टर ये बात हमें बताता है। तो बच्चों, ये कहानी का सारांश हुआ। अब अगला वीडियो में आगे जो हम बता देंगे उसमें वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर रहेगा। नहीं सॉरी, पहले हम उसका लाइन बाय लाइन बता देंगे, इसको लाइन में पढ़ करके हिंदी बता देंगे कि इसका ये है। जब लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आप सभी बच्चों के हैंड में किताब होना चाहिए। किताब रहेगा तो आप, हम जो पढ़ते जाएंगे तो उसका हिंदी समझते जाएंगे, इसका हिंदी ये हुआ। किताब नहीं रहेगा तो कैसे समझिएगा? इसलिए आप लोग सभी बच्चे हॉर्नबिल किताब खरीद लीजिएगा। हम लाइन बाय पढ़ेंगे, उसका हिंदी समझाएंगे। उसके बाद अगला वीडियो में जो है वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर देंगे। तो ये था आज का क्लास। धन्यवाद।